तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हम लोग चिलेट तक पहुंच गए थे। चिलेट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एम्बिएंट पूछ चुका है, चिलेट लिगेंड वो आएगा। पिछले साल पूछा था डिफाइन द एम्बिएंट विथ एग्जाम्पल, डिफाइन द एम्बिएंट विथ एग्जाम्पल। और चांसेज है डिफाइन दी चिलेट, कैगडोटिंग क्वेश्चन भी मैं कराया हूं इस पर, चिलेट वाले पे, राइट। आज उससे आगे हम लोग बढ़ते बेटे, एक बार सारे लेक्चर्स को, क्योंकि हम लिगेंड्स के बारे में ही पढ़ रहे थे, राइट। क्या क्या हम लोग पढ़ चुके हैं लिगेंड्स के बारे में, ये टाइप्स, मोनोडेंटेट, डाइडेंटेट, पॉलीडेंटेट, ये सारा कंप्लीट कर चुके हैं, राइट। उसके बाद और क्या हम लोग डिस्कस किए थे, एग्जाम्पल सारा देख लेने का। चिलेट करने का मतलब वैसा लिगेंड जो रिंग का फॉर्मेशन करता हो, वैसा लिगेंड जो रिंग का फॉर्मेशन करता है उसको चिलेट लिगेंड कहते हैं। अच्छा, चिलेट लिगेंड के लिए मिनिमम कितना डेंसिटी होना चाहिए? 2, मिनिमम 2। ऑब्जेक्टिव भी कराया हूं, उसको एक बार लेक्चर्स को जरूर देख लीजिएगा। इसके आगे जो है नेक्स्ट जो है फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड। फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड में क्या है कि लिगेंड का डेंसिटी वैरी करेगा। फ्लेक्सीडेंटेड में क्या होगा, जो लिगेंड होगा उसकी डेंसिटी वैरी करेगा। वो डिपेंड करेगा कंपाउंड कैसा है, राइट। एग्जांपल्स जो दिए हुए हैं राइट डाउन, फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड are the type of which ligand can vary their density according to complex compound। जैसा complex compound होगा उसके हिसाब से डेंसिटी उसका होगा, राइट। इसको थोड़ा सा समझने के पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसको एग्जांपल को अंडरस्टैंड करने के पहले एक और इसमें नोट्स स्लाइटली मैं साइड में बताना चाह रहा हूं कि डेंसिटी निकालने में, ये तो पहले हम लोग देख चुके हैं सारे एग्जांपल्स को। देखो इसमें लिगेंड का इंपॉर्टेंट चीज क्या है, लिगेंड का चार्ज और डेंसिटी, ये याद होना जरूरी है। ये जिसको याद हो जाएगा इस चैप्टर पे कमांड हो जाएगा, ये दोनों तो पक्का याद करना है। अच्छा, अब थोड़ा सा क्या है ध्यान देने का है, क्योंकि मेटल जो है, सेंट्रल मेटल कौन सा ब्लॉक का है, 3D ब्लॉक है या 3D सीरीज का है, ठीक है। तो मैं इसमें डेंसिटी जो होगा 2, 4, 6, मैक्सिमम 6 तक जाएगा। किसी किसी का 8 है, किसी का 8 है, लेकिन मैक्सिमम 6 तक ही जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज ध्यान क्या देना है, जैसे मेटल मान लो सिल्वर है, सिल्वर का डेंसिटी 2, सिल्वर का डेंसिटी 2, ये सारे 3D के वाला की बात कर रहे हैं। फिर जैसे आयरन Fe3, ठीक है, डेंसिटी इसका 6, 3 का डबल, जो चार्ज होगा उसका डबल, सबके लिए नहीं, जिसका हो रहा है उसको बोलते जाऊंगा। +1 चार्ज है, डेंसिटी डबल, +3 चार्ज है आयरन का, डेंसिटी 6, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल कोबाल्ट, डेंसिटी क्या बता रहा है, कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, सेंट्रल बॉन्ड लिगेंड से कितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, वही डेंसिटी कहते हैं। तो जैसे आयरन का ये सब का याद रखना होगा, आयरन का 6 हो गया, कोबाल्ट का इस पर यदि चार्ज +3 है 6, चार्ज का डबल, जो एक्सेप्शनल होगा उसको बता दूंगा, ये सारे 3D वाले ही है। उसी तरह से जिंक Zn+2 का डेंसिटी 4, उसके बाद उसी तरह से क्रोमियम +2 है, इसका भी
क्रोमियम +3, सॉरी +3 6 डेंटिसिटी, प्लैटिनम +2 डेंटिसिटी 4, प्लैटिनम ये अलग है, प्लैटिनम +4 डेंटिसिटी 6, डेंटिसिटी 6। तो 3D वाले का मैक्सिमम कितना डेंटिसिटी जा सकता है 3D ब्लॉक के एलिमेंट्स का 6 से ज्यादा नहीं होगा डेंटिसिटी, मैक्सिमम कितना होगा 6 होगा। ठीक है बेटे, और ध्यान क्या देना है कि जो हम लोग मेटल एटम और लिगेंड जो बॉन्ड बना रहे हैं, तो पाई बॉन्ड वाला को कभी भी हम डेंटिसिटी में काउंट नहीं करेंगे। डेंटिसिटी क्या बता रहा है, सेंट्रल मेटल लिगेंड से कितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है। जैसे ये 6 कहने का मतलब क्या हो गया, 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है। तो जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, जो डेंसिटी हम लोग काउंट कर रहे हैं, उसके काउंटिंग में पाई बॉन्ड यदि मान लो लिगेंड और सेंट्रल मेटल एटम पाई बॉन्ड बना रहा है तो उसको काउंट नहीं करते हैं हम लोग। ये ध्यान देना है, एनसीईआरटी में दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, ओनली इसी से रिलेटेड चीज है। एनसीईआरटी में ये वर्ड दिया हुआ है, ओनली sigma bonds are counted in coordination number बोले या डेंसिटी बोले, सारे चीजें सेम ही चीज है, कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है ना, हाँ कोऑर्डिनेशन नंबर बोले ये, ठीक है, या ये सारे क्या है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है। ठीक है, लिगेंड का हम डेंसिटी बात किया है, ये सारे क्या है, सेंट्रल मेटल है, ये सारे के सारे क्या है, सेंट्रल मेटल एटम। तो सेंट्रल मेटल एटम का क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर। सेंट्रल मेटल एटम का क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर। अच्छा, लिगेंड का डेंसिटी डिफाइन किए थे, मोनोडेंटेड, बाइडेंटेड, ट्राइडेंटेड, ठीक है, पॉलीडेंटेड, राइट। तो वो स्पेसिफाई किया हो, तो उसके लिए रूल सारे में बताया था। जैसे मोनोडेंटेड में क्या देखना था, कितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड, उसमें लोन पेयर साइड कितने हैं। डेंसिटी बताने के लिए क्या ध्यान देना है कि लिगेंड में क्या देखना है कि कहां पर लोन पेयर या निगेटिव चार्ज का कितने हैं, उस पर डिपेंड करता है। अच्छा, सिंगल एटम जो होगा एक ही कोऑर्डिनेट बनाएगा, यदि 2 लोन पेयर रहेगा तब भी एक ही, जैसे H2O मोनोडेंटेड था, वो सारे एग्जांपल को एक बार रिवाइज जरूर कर लीजिएगा। बाइडेंटेड में इथिलीन डाइएमीन हम लोग देखे थे, फिर ऑक्जेलेट देखे थे, ये सब बाइडेंटेड है। ठीक है, कि ट्राइडेंटेड में जब हम लोग पढ़े थे, या पॉलीडेंटेड, वहां पर एक EDTA, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इथिलीन डाइएमीन टेट्रा, हाँ क्या था बेटे, इथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट, यानी 6 था, उसमें 6 थे, राइट। यानी डेंसिटी वहां पर 6। तो डेंसिटी किसका डिफाइन कर रहे हैं हम लोग, लिगेंड का डिफाइन कर रहे हैं। लिगेंड का जैसे मैंने बताया था, जैसे क्लासरूम है, मैं क्या हो गया एज ए टीचर, सेंट्रल मेटल एटम, सारे मेरे स्टूडेंट क्या हो गए, लिगेंड हो गए। तो लिगेंड का हम क्या बताते हैं, डेंसिटी बताते हैं। और सेंट्रल मेटल मैं हूं, तो मेरा क्या बताएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या बताएगा, कितना मैं, यानी स्टूडेंट मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं, कितने स्टूडेंट मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं, वो कोऑर्डिनेशन नंबर, यानी कितने नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड मैं बना सकता हूं, वो किससे पता चलेगा, कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर इज डिफाइंड फॉर सेंट्रल मेटल। जैसे आयरन, यहां पर इस केस में मैक्सिमम वो 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है, यानी 6 ही लिगेंड से कनेक्ट हो सकता है। जैसे यहां पे कोबाल्ट है, 6 लिगेंड से कनेक्ट हो सकता है कोबाल्ट। जिंक है, 4 से ज्यादा से कनेक्ट नहीं हो सकता है लिगेंड से। ठीक है, तो एक सेंट्रल मेटल एटम का हम क्या डिफाइन करते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या दे रहा है, कितना वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है। ठीक, तो वही यहां पर एनसीईआरटी में वर्ड क्या दिया, ओनली सिग्मा बॉन्ड आर काउंटेड इन कोऑर्डिनेशन नंबर, कॉमा इफ pi bond are formed between
सेंट्रल मेटल एटम and ligand that will be not considered, not counted, that will be not counted for the coordination number, not counted in coordination number में काउंटिंग में उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है बेटे, समझ में आया? सिग्मा बॉन्ड को ही यानी पाई बॉन्ड वालों को काउंट नहीं करेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर में। जिसको याद कर लेने का है, ये थोड़ा सा याद रहेगा तभी हम फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ लिगेंड समझ सकते हैं। अच्छा, ध्यान देना है कि आपका कोऑर्डिनेशन नंबर जैसे जैसे बढ़ेगा, जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर हम लोग बढ़ा रहे हैं उसी हिसाब से चार्ज भी बढ़ेगा। चार्ज और कोऑर्डिनेशन नंबर, यदि चार्ज बढ़ाते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर भी बढ़ेगा। इफ यू आर इंक्रीजिंग द चार्ज ऑफ द मेटल तो कोऑर्डिनेशन नंबर इज आल्सो इंक्रीजेज, कोऑर्डिनेशन नंबर इज आल्सो इंक्रीजेज। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर से ही हम शेप भी बता सकते हैं। क्या किसका? अभी करेंगे वन बाय वन। जिस तरह से हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में हाइब्रिडाइजेशन से हम लोग शेप बताते थे, हाइब्रिडाइजेशन की यदि आपको मालूम रहता था sp3 है कि sp2 है कि sp है, उससे हम लोग शेप डिफाइन कर देते थे एलिमेंट्स का। उसी तरह से यहाँ भी कोऑर्डिनेशन नंबर से हम सेंट्रल मेटल एटम का शेप क्या होगा उसको बता सकते हैं। जैसे वहां पर आता था ना sp3 है तो टेट्राहेड्रल हो गया, sp है तो लिनियर हो गया, लाइक दैट यहाँ भी उसी तरह से कोऑर्डिनेशन नंबर से हम क्या बता सकते हैं, इस सेंट्रल मेटल का शेप कैसा होगा। उसको लिख लेते हैं। अब जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है, कोऑर्डिनेशन नंबर और ये शेप बताएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर किसका हम बता रहे हैं? सेंट्रल मेटल का। तो शेप ऑफ द कॉम्प्लेक्स, कैसे सारे लिगेंड कनेक्ट होंगे उसका शेप कैसा होगा? तो शेप ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड यदि कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है तो हम उसी तरह का, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। जैसे हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ते हैं हाइब्रिडाइजेशन के लिए, कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है तो लिनियर, कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है तो लिनियर शेप देगा। 3 है ट्राइगोनल, सेम वही चीज, ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, वहां भी हम लोग इसी तरह से डिफाइन करते थे, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड या हाइब्रिडाइजेशन से भी डिफाइन कर लेते थे। नहीं, दोनों मीनिंग देखा जाए तो डिफरेंट है, शेप एंड स्ट्रक्चर दोनों डिफरेंट हो जाता है। आप जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे शेप जैसे हो गया ट्रायंगल शेप, रेक्टेंगुलर शेप, लेकिन अब ट्रायंगल में यदि डायमेंशन चेंज कर देंगे तो वो डिफरेंट स्ट्रक्चर देगा। रेक्टेंगल शेप हो गया, अब यदि डायमेंशन अलग अलग रखेंगे तो डिफरेंट स्ट्रक्चर का रेक्टेंगल मिल जाएगा। दैट इज डिफरेंस बिटवीन शेप एंड स्ट्रक्चर। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 3 रहने पे ट्राइगोनल प्लेनर, 4 रहने पर टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर, 5 रहने पर स्क्वायर पिरामिडल, 5 रहने पर स्क्वायर पिरामिडल, 5 रहने पर स्क्वायर पिरामिडल, 6 रहने पर ऑक्टाहेड्रल और 7 रहने पर पेंटागोनल, 7 रहने पर पेंटागोनल और या बाई पिरामिडल बोलते हैं।
यहां तक तो याद रखना, ये सारे उसी तो उसमें भी वहां भी उसी तरह से हम लोग करते थे, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड से डिफाइन कर लेते थे क्या स्ट्रक्चर आपका शेप होगा। ठीक है, अब ये सारी चीज समझने के बाद अब आ जाते हैं कम टू पॉइंट फ्लेक्सिबिलिटी लिगेंड पर। फ्लेक्सिबिलिटी लिगेंड पे अपना आ जाए हम लोग ये सारे अंडरस्टैंडिंग करने के बाद। तो फ्लेक्सिबिलिटी लिगेंड पे हम लोग क्या देखें, किस आपका यानी लिगेंड का जो होगा, क्योंकि लिगेंड की बात कर रहे हैं तो वैसे लिगेंड का एग्जांपल हम लोग देखेंगे जिसका कि आपका डेंसिटी वैरी करेगा डिफरेंट डिफरेंट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। इसका एग्जांपल देख लें, इसको मिटा दो बेटे, हो गया। अब फ्लेक्सिबिलिटी इसमें जैसे मान लो SO4 एग्जांपल, जैसे ये ऐसे थ्योरी में भी पूछ सकता है, डिफाइन द फ्लेक्सिबिलिटी लिगेंड लाइक दैट विथ एग्जांपल्स, क्योंकि इससे थ्योरी क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। जैसे डिफाइन दी पिछला साल पूछा था, एम्बिएंट वाला पूछा था लिगेंड क्या है विथ एग्जांपल्स। तो चिलेट बचा हुआ, चिलेट चांसेस है, चाहे फ्लेक्सिबल पॉलीडेंटेट क्या होता है विथ गिव दी एग्जांपल्स। EDTA का में कितने क्या होंगे, तो अब तो मैं वो भी नहीं कर रहा हूं कि भाई फुल फॉर्म तो पूछा है, क्वेश्चन स्टैंडर्ड देखकर लेवल है। ठीक है, अब चलो इसके एग्जांपल्स में, जैसे SO4 -2, SO4 -2, ठीक है, इसकी डेंसिटी कितना है SO4 -2 का, कुछ याद आ रहा है? 2, डेंसिटी 1 और 2 होता है, लेकिन जनरल 2 होता है, जनरल 2 होता है। ठीक है, इसमें कैसे वो डिफाइन देखते हैं, कितने नेगेटिव चार्ज का साइट है, नेगेटिव चार्ज कितने हैं उस पर डिपेंड करता है, या कितने लोन पेयर्स है, कितने कितने जगह पर लोन पेयर्स है पूरे कॉम्प्लेक्स लिगेंड में। और चलो तो SO4 का हम लोग क्या जानते हैं, इसमें क्या है, 2 ऑक्सीजन है। ठीक है, हैविंग नेगेटिव चार्जेस ऑन इट, सो डेंसिटी इसका 2 नेगेटिव चार्ज होने के कारण हम क्या जानते हैं, इसकी डेंसिटी क्या होगा, 2 होगा, डेंसिटी 2 होगा। लेकिन यहां पर समवेयर कुछ एग्जांपल्स में देखेंगे कि डेंसिटी 1 भी होगा, वैरी करेगा। जनरली क्या होता है, 2 नेगेटिव चार्ज हैं, 2 नेगेटिव चार्ज साइट होंगे। जैसे SO4 का आप देखिए तो कैसा स्ट्रक्चर होगा, S डबल बॉन्ड, ठीक है, O नेगेटिव चार्ज, इस तरह से 2 नेगेटिव चार्ज साइट है, प्लेस है, साइट का मतलब जगह, कहां कहां पर नेगेटिव चार्ज है या लोन पेयर कहां कहां पर है, तो 2 जगह पर है, यहाँ इसलिए डेंसिटी 2 हो गया। अब एग्जांपल्स में देखते हैं कि ये डेंसिटी कैसे चेंज कर रहा है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल कोबाल्ट NH3 होल 4 SO4 -2 माइनस दिया हुआ है। अब यहां पर SO4 का डेंसिटी देखेंगे कितना होगा। कोबाल्ट का अभी बताया, कोबाल्ट का कितना होगा आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 6, कोबाल्ट का कितना होगा 6, यानी 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड कंबाइन कर सकता है। कहने का मतलब क्या हो गया, कोबाल्ट कितना कंबाइन कर सकता है 6, यानी 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड 1 2 3 4 5 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है। अच्छा, यहां पर आप ध्यान से देखो, अमोनिया कितना है 4, अमोनिया 4 लिगेंड, और सल्फेट का यहां पर 1 है। अच्छा, आप ध्यान से समझना है, 4 तो मान लो ये ऑक्युपाई कर लिया, ये NH3 दे दिए, यहां भी NH3 दे दिए, NH3 दे दिए, NH3 दे दिए, ठीक है। 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड कौन देगा, बच गया कौन, SO4, बच गया कौन SO4। इसका मतलब SO4 का डेंसिटी कितना होना चाहिए, यहां पर 2 होना चाहिए। SO4 का डेंसिटी कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, क्योंकि इसको बैलेंस करना है ना, 4 दिया हुआ है, 4 2 6, 4 2 6, तो इस एग्जांपल के हिसाब से SO4 का डेंसिटी कितना हो गया, 2 हो गया। अब दूसरा एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग, आपका कोबाल्ट NH3 होल 5 SO4। अब यहां पर देखो, कोबाल्ट का 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है,
अच्छा NH3 कितना है 5 है, तो 1 2 3 4 5 एक ही बच गया। इट मीन्स SO4 का यहां पर डेंसिटी कितना आ गया 1। तो हम यहां पर क्या देख रहे हैं कि SO4 लिगेंड जो है इसका डेंसिटी वैरी कर रहा है, डिपेंड कर रहा है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कैसा है, डिपेंड कर रहा है कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कैसा है। उसी तरह से अदर एग्जांपल्स में देखिए हम लोग CO3 कार्बोनेट वाला इसका भी वैरी करता है। वैरी कब करेगा जब 2 से ज्यादा होगा। एक मोनोडेंटेट का तो कभी कोई चांस नहीं, एक ही है तो वो क्या वैरी करेगा। तो वैरी करने के चांसेस कहां पर हो सकता है जिसका 2 से ज्यादा डेंसिटी हो। CO3-2 या EDTA 6 है, EDTA में भी 6 है डेंसिटी, EDTA भी वैरी कर सकता है, राइट। तो ये सारे एग्जांपल्स हैं फ्लेक्सी डेंटेट लिगेंड का, राइट बेटे, ठीक है। चलो आगे बढ़े अब। एम्बीडेंटेट लिगेंड, हाँ इसको समझ लेते हैं। ये पिछला साल क्वेश्चन पूछ चुका था, लेकिन तभी कोई जो भरोसा नहीं कहीं रिपीट भी आ जाए, इसलिए सीख लेने में फायदा है। जितने इनऑर्गेनिक वाला पोर्शन वो सब सही कर लो, वो सब केमिस्ट्री को बूस्टअप करेगा, फिर फिजिकल बूस्टअप करेगा। रिएक्शंस जो हैं 4-5 साल का जो भी देख लो क्वेश्चन बैंक में क्या क्या आया है केमिस्ट्री का ऑर्गेनिक वाला पोर्शन के लिए, वो सारे को जाकर रात में बैठ के ऑर्गेनिक में देख लो 5 साल में कौन कौन सा रिएक्शन पूछा है, वो सारा रिएक्शन लिखकर कॉपी पे लिखो ये रिएक्शन है, राइट। बाकी कोई रिएक्शन नहीं मिलता है तो इन लोगों को इसके पास नोट से टुमारो आज का काम क्या करना है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जाकर 5 इयर्स का जो जो रिएक्शन पूछा है वो सारे रिएक्शन को कॉपी पे लिखकर गैप छोड़ते जाना और उसको सारा फिलअप कर लेने का। क्योंकि जब पढ़ने बैठे हो तो ऐसे बहुत समय लग जाएगा, तो कम से कम घोटा तो उसको लगाना है ही रिएक्शन को, तो ऑर्गेनिक वाला कम से कम पोर्शन कवर अप हो जाएगा। इनऑर्गेनिक वाला फिर है ये सारे फिजिकल्स। चलो आगे बढ़े। एम्बीडेंटेट, एम्बीडेंटेट लिगेंड, एम्बीडेंटेट का मतलब क्या है कि इसमें जो लिगेंड होगा उसके पास ऑप्शन है कि तुम दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकते हो। एम्बीडेंटेट मींस उसके पास ऑप्शन है कि पॉसिबिलिटी व्हाट आई एम यूजिंग कि दो कोऑर्डिनेट यानी दो लोन पेयर उसके पास अवेलेबल है, दो लोन पेयर अवेलेबल है, राइट, ठीक है। लेकिन समस्या क्या है कि एट ए टाइम एक ही बनाएगा, एक नहीं बना पाएगा। जैसे मेरे पास दोनों हाथ हैं, ठीक है, तो एट ए टाइम यदि मेरे पास ऐसा प्रॉब्लम आ गया कि एट ए टाइम मैं एक ही हाथ से लिख सकता हूं, दूसरा हाथ से नहीं लिख सकता हूं। ऑप्शन तो दोनों हाथ से लिखने का है, दोनों हाथ से मैं लिख सकता हूं, लेकिन कंडीशन ऐसा आ गया कि आई कैन राइट सिंगल हैंड। जब इस हैंड को से लिख रहा हूं तो ये हैंड मेरा काम नहीं दे रहा है, जब इस हाथ से लिख रहा हूं तो ये हैंड काम नहीं दे रहा है। लिखने के ऑप्शन 2 हैंड्स, लेकिन एट ए टाइम एक ही हैंड से मैं लिख पा रहा हूं। यही यहां एम्बीडेंटेट में है। जैसे एग्जांपल्स में, जैसे मान लो HCN, ठीक है। अब यहां पर क्या है कि कोई भी सेंट्रल मेटल एटम, क्योंकि नाइट्रोजन पे भी है, ठीक है, आपका लोन पेयर, जहां नाइट्रोजन वहां लोन पेयर है, और सल्फर से भी कोई भी सेंट्रल मेटल एटम सल्फर से भी बना सकता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और या NCS ये जो लोन पेयर है इससे भी कोई मेटल बना सकता है। इसके पास दो है, दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने की पॉसिबिलिटी है, लेकिन एट ए टाइम या तो सल्फर बना सकता है या नाइट्रोजन बना सकता है। एट ए टाइम एक ही कोई बनाएगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड।
एट ए टाइम एक ही, इसीलिए इसको बोलते हैं जब सल्फर से जुड़ता है तो इसका नाम क्या बोलते हैं, थायोसाइनेट। थायोसाइनेट एस भी बोल देते हैं, थायोसाइनेटो, थायोसाइनेटो एस जब सल्फर से बनाएगा थायोसाइनेटो एस, और जब एन से बनाएगा तो थायोसाइनेटो एन, थायोसाइनेटो एन, थायोसाइनेटो एन। ये ओ लगाने का तो टिक मैं बताया था, जहां जहां ई वो होगा ई को हटाकर आईपीएसी नेम के लिए ओ जोड़ देना है बस, और कुछ करना नहीं है। उसी तरह से अनदर एग्जांपल्स NO2, NO2 माइनस, NO2 माइनस, ये है मोनोडेंटेड, ये है मोनोडेंटेड। अब यहां पर ध्यान से आप समझिए कि इसका स्ट्रक्चर यदि हम देखें तो किस तरह का है, N डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन, यहां भी 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन सकता है, ध्यान, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। NO2 वाला डेंटिसिटी बताने बच्चे गलती करते हैं, जितने डेंटिसिटी वहां बताया मोनोडेंटेड में सबसे इंपॉर्टेंट यही है, इसी में बच्चे को गलती होती है, क्योंकि यहां पर एक नेगेटिव चार्ज एक लोन पर 2 साइड दिखाई दे रहा है, 2 साइड दिखाई दे रहा है, तो बच्चे क्या सोचते हैं, 2 डेंटिसिटी 2 लिखते हैं, लेकिन ये किसका एग्जांपल है, एम्बीडेंटेड का एग्जांपल है। अब इसमें से कोई एक टाइम में एक ही बना सकता है, या तो ऑक्सीजन से सेंट्रल मेटल एटम कनेक्ट हो सकता है, या नाइट्रोजन से, जब नाइट्रोजन से कनेक्ट होगा M डबल बॉन्ड O O, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे नेमिंग में, नाइट्रेटो नाइट्रेटो N, जैसे सल्फर यहां थायोसाइनेटो S और थायोसाइनेटो M, जब N से कनेक्ट होगा सेंट्रल मेटल, नाइट्रेटो नाइट्राइट है बेसिकली, ये क्या है नाइट्राइट, ई हटा दो ओ लगा दो, नाइट्रेटो N। आप जब ऑक्सीजन से कनेक्ट होगा सेंट्रल मेटल, ये इस तरह से NO, तो नाइट्रेटो O, ये भी क्या एग्जांपल हो गया, एग्जांपल ऑफ एम्बीडेंटेड, जो पिछला साल पूछा था, डिफाइंड एम्बीडेंटेड विथ एग्जांपल, विथ एग्जांपल, ठीक है बेटे, क्लियर हो गया एम्बीडेंटेड, ओके, आगे बढ़े अब हम लोग। अब नेक्स्ट जो है, चले, ये भी आसान है, ये सारे, तो अभी तक हम लोग क्या पढ़े, सेकेंड लेक्चर थर्ड लेक्चर में लिगेंड के बारे में पढ़े हैं, क्या पढ़े, लिगेंड के बारे में, टाइप्स ऑफ लिगेंड्स के बारे में सारा देखा जाए, वन समरी देखा जाए, तो अभी तक हम लोग सिर्फ लिगेंड को स्टडी किए हैं, ठीक है। अब सेंट्रल मेटल का स्टडी कर रहे हैं, जो थोड़ा बहुत पहले मैंने एग्जांपल दिया था कैसे सेंट्रल मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल रहे हैं, अब किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, सेंट्रल मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालेंगे। ये सिंपली 11th वाला जैसे ऑक्सीडेशन नंबर निकालते थे उसी तरह से ये भी निकालना सीखना है। ये जब ये सारे सीखने के बाद तभी हम आईपीसी नेम लिख सकते हैं। आईपीसी नेम जैसे हम लोग वहां पर देखते थे ना, सारे रूल्स मालूम होने के बाद ही आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लिख सकते हो, उसी तरह से इसमें भी ये सारे जानने के बाद अभी तक आपका 50% काम हो चुका है। तो लिगेंड के बारे में सारा कुछ स्टडी कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग किसका स्टडी करने जा रहे हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में सेंट्रल मेटल, यानी टीचर के बारे में अब देखेंगे, भाई टीचर कैसा पढ़ा रहा है, क्या है, खाली गप मार रहा है कि फांकी मार रहा है, बच्चों को उल्लू बना रहा है, यानी अब सेंट्रल मेटल का मतलब टीचर्स की एनालिसिस, ठीक है। तो उसको एनालिसिस करने के लिए क्या है पैरामीटर, कोऑर्डिनेशन नंबर। सेंट्रल मेटल के बारे में जानकारी लेना है तो आपको कोऑर्डिनेशन नंबर उसका निकालने आना चाहिए। कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर कहने का मतलब कि वो सेंट्रल मेटल एटम कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है। सेंट्रल मेटल एटम कितने नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है, यही मीनिंग है, ठीक है। अच्छा,
अब कैसे निकालेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर? जैसे मान लो फॉर एग्जांपल K4 Fe Cn होल 6 सब्सक्रिप्ट में। अब इसमें कहता है फाइंड द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ आयरन या सेंट्रल मेटल। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने का कैसे निकालेंगे? यहां पे चलो क्लियर दिखाई दे रहा है कि 6 Cn है तो 6 कोऑर्डिनेशन नंबर होगा यदि इसके स्ट्रक्चर से। फॉर्मूला इसके लिए क्विकली कैसे आप निकालिएगा? आपको लिगेंड पता होना चाहिए, जो लिगेंड का डेंसिटी मालूम होना जरूरी है। इसके लिए डेंसिटी नहीं मालूम होगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर आप नहीं निकाल सकते। फॉर्मूला क्या बता रहा है कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने का? कोऑर्डिनेशन नंबर किसका? सेंट्रल मेटल एटम। ये समझना जरूरी है। कोऑर्डिनेशन नंबर किसका निकाल रहे हैं? सेंट्रल मेटल एटम का। इक्वल टू, हाँ ध्यान से देखो बेटे, नंबर ऑफ लिगेंड्स, कितने लिगेंड्स हैं? नंबर ऑफ लिगेंड्स, नंबर ऑफ लिगेंड्स इनटू डेंसिटी, कितना उसका डेंसिटी है, मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी। डेंसिटी, यही फॉर्मूला पे आप किसी भी सेंट्रल मेटल एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल सकते हैं। क्या मालूम होना चाहिए? कितने नंबर ऑफ लिगेंड है और उसका डेंसिटी आपको यदि मालूम है तो आप कोऑर्डिनेशन नंबर इजीली आप निकाल सकते हो। कोऑर्डिनेशन नंबर आप इजीली निकाल सकते हो। अब जैसे इसी में यहां पे देखो सनाइड है, सनाइड का डेंसिटी कितना होता है? 1, राइट। कितने नंबर ऑफ लिगेंड है सनाइड का? 6, 6 into 1, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर। उसी तरह से दूसरा एग्जांपल देखो, CONH3 होल 3 2+। अब इसमें आपका कोऑर्डिनेशन नंबर कोबाल्ट का कितना होगा? ध्यान से तो NH3 का डेंसिटी कितना होता है? N पे नाइट्रोजन है 1 होगा, ठीक है। कितने नंबर ऑफ NH3? नंबर ऑफ लिगेंड्स हैं 3 है, तो कोबाल्ट का यहां एक मिनट ओ ठीक है हाँ, कोबाल्ट अच्छा दूसरा है NH3 के लिए, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर 3, सॉरी ये तो ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर 3। अच्छा, इसी जगह पर इस तरह से दिया हो कोबाल्ट En होल 3 2+। यहां पर कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर En क्या हो गया? En शॉर्ट फॉर्म में किसको लिखते हैं? इथिलीन डाइएमीन, इथिलीन डाइएमीन, राइट। तो इथिलीन डाइएमीन का कितना होता है? 2। कैसे हो गया? इथिलीन CH2 इधर NH2 कनेक्ट हो गया, इधर NH2 कनेक्ट हो गया। ये देखो 2 साइड है, तो इथिलीन का बाइडेंटेड है लिगेंड। तो कितने हो गया? देखो 3 दिया हुआ लिगेंड En का, 3 into 2 6, 3 into 2 6 कोऑर्डिनेशन नंबर। अनदर एग्जांपल क्रोमियम EDTA 3+। व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ क्रोमियम EDTA? क्या होता है? कितने होते हैं? 6। क्या वो है? 1 है, तो 6 into 1 6। कैसे निकलेगा? क्लियर हो गया। कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? नंबर ऑफ लिगेंड इनटू डेंसिटी। डेंसिटी मालूम होना जरूरी है, यदि नहीं मालूम होगा तो कोई उपाय नहीं है, ठीक है। चलो आगे बढ़े हम लोग। अब आईपीसी नेम में लिखने के पहले सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर, ये तो कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया कितना, ये मालूम चल गया, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन नंबर भी आपको सेंट्रल मेटल एटम का निकालना आना चाहिए। जैसे पहले हम लोग एलिमेंट में किए हुए हैं, कोई भी कंपाउंड दिया रहता था, उसका किसी का भी एलिमेंट्स का आपको पूछता था, उसका क्या ऑक्सीडेशन नंबर क्या बताता है? बेसिकली क्या चार्ज है उस पर, उस एटम पर कितना चार्ज है। ऑक्सीडेशन नंबर क्या देता है? कोई भी एलिमेंट है, एटम एलिमेंट का एटम पर कितना चार्ज है,
तो अब वो तो इस पर प्रैक्टिस भी करेंगे 5-6 का, ये निकालना भी जो जरूरी है, आना चाहिए, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर मालूम रहेगा तभी सेंट्रल मेटल एटम का जब नाम लिखते हैं तो उसके साथ उसका ऑक्सीडेशन नंबर 2, 3 वो भी लिखते हैं, राइट। तो ऑक्सीडेशन नंबर बिना निकाले आप कैसे आईपीसी नेम आप लिख ही नहीं सकते हो। तो ऑक्सीडेशन नंबर बेसिकली क्या देता है, किसी भी कंपाउंड में किसी भी के एटम का कितना चार्ज के बारे में बताता है। चलो नेक्स्ट इसको मिटाता हूं। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या दिया, कितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है सेंट्रल मेटल एटम। डेंसिटी क्या देता है कि लिगेंड पर कितने लोन पेयर साइट या नेगेटिव चार्ज का साइट है। और ऑक्सीडेशन नंबर क्या देगा कि किसी भी एटम का कितना चार्ज है, किसी भी एटम का कितना चार्ज है उसके बारे में बताएगा। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम कैसे निकालेंगे। तो बेसिकली ये क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या देता है, ऑक्सीडेशन नंबर गिव्स actual charge on central metal atom। अब सारा टीचर के बारे में पढ़ रहे हैं कि टीचर कितना फांके मार रहा है, क्या है क्या नहीं, लेकिन अब स्टूडेंट के बारे में चर्चा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब टीचर्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं। तो ऑक्सीडेशन नंबर गिव्स द एक्चुअल चार्ज ऑन द सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है बेटे। चलो अब निकालना चालू देखें हम लोग, जैसे K4 FeCN6। अब यहां पे कहता है फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन। दो चीज पूछता है, ऑक्सीडेशन नंबर और डेंसिटी, दोनों को कभी या कोऑर्डिनेशन नंबर, 3 टर्म्स आप निकालना सीखोगे। एक तो हो गया ऑक्सीडेशन नंबर, ये सारे को मिक्सअप नहीं करना है, ऑक्सीडेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर और डेंसिटी। तो डेंसिटी तो हम लोग किसका पढ़ते हैं, लिगेंड का, और ये दोनों मास्टर का पढ़ेंगे जो टीचर है। ऑक्सीडेशन नंबर और कोऑर्डिनेशन, ये बच्चे दोनों मिला देते हैं, फटाक देना। तो दोनों को दिमाग में सेट रखना, दोनों डिफरेंट। ऑक्सीडेशन नंबर एक्चुअल चार्ज देगा, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, फिर डेंसिटी भी क्लियर हो, डेंसिटी सिर्फ हम लिगेंड का पढ़ते हैं और किसी का नहीं। अब यहां पर आपसे पूछता है फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन, फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ, फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन। पोटासियम किस ग्रुप में है, क्लास फर्स्ट ग्रुप में, पीरियोडिक टेबल के 2 में किस में है, फर्स्ट में है, ठीक है। इसका कितना होगा, इस पर चार्ज +1, ठीक है। जिसका निकालना होता है उसको x मान लेंगे, जिसका निकालना होगा उसको x मान लेंगे। और यहां पे पोटासियम का कितना है, 1 होता है, कितने पोटासियम है 4, प्लस आयरन का निकालना है x मान लिए। साइनाइड पर चार्ज कितना होता है -1, तो -6। ओवरऑल चार्ज नेट पूरे कंपाउंड पर 0, न्यूट्रल है। यहां से x का वैल्यू क्या हो गया, x = 4 में से 2। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द आयरन कितना आ गया 2। कोऑर्डिनेशन नंबर पूछेगा तो 6। कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ लिगेंड इनटू डेंसिटी, नंबर ऑफ लिगेंड इनटू डेंसिटी। उसमें माइनस साइन नहीं, डेंसिटी में कोई माइनस साइन नहीं, डेंसिटी सब में तो है ही नहीं। डेंसिटी सिर्फ क्या देता है, लिगेंड का कितने साइट हैं लोन पेयर के या नेगेटिव चार्ज के, इसके बारे में बताता है, ठीक। उसी तरह से मान लो जैसे FeCN6 -4, फाइंड द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ आयरन,
फाइंड द कोऑर्डिनेशन, सॉरी हाँ पहले कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल लो। कोऑर्डिनेशन नंबर नो प्रॉब्लम, डेंसिटी 1 सेनाइड का 6 है तो 6 बोल देंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर चलो निकालें, इसको x मान लेते हैं। सेनाइड पर चार्ज कितना है -1, 6 है तो -6। ओवरऑल पूरे कंपाउंड पे कितना चार्ज शो कर रहा है -4, तो इसको -4 से इक्वेट करेंगे। इसको किससे इक्वेट करेंगे -4 से। कितना हो गया 6 - 4 2, 6 - 4 2। ये निकालना जरूरी है, मस्ट है, इसके बिना नहीं हो सकता है। कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सेंट्रल मेटल एटम का, तभी आप आईयूपीएसी नेम लिख सकते हो। ये सब भी ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, ये नहीं कि फाइनल खाली आईयूपीएसी नेम पूछेगा, आपको देकर पूछ देगा कि फाइंड दी कौन सा बिट होगा, ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, सेंट्रल मेटल एटम का क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है। इस तरह से क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव में आएंगे। जैसे जो जो क्वेश्चन पूछे हुए हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। इसको मिटा दो बेटे। इसमें जो भी ऑब्जेक्टिव डिस्कस कर रहे हैं बोर्ड के अकॉर्डिंग ही से, इस चैप्टर में जो भी क्वेश्चन पैटर्न हम लोग सॉल्व कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू बोर्ड एग्जाम, यानी बोर्ड एग्जाम में वो क्वेश्चंस आया हुआ है वही। हाँ जैसे पूछा हुआ पहला इथिलीन डाई एमीन इज एग्जाम्पल ऑफ, ये तो कर लिए थे लगता है तुम लोग। मोस्ट स्टेबल ये भी हो गया था। अच्छा किधर गया मेरा कोऑर्डिनेशन नंबर, हाँ ये देखो बेटे, ये जो ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, प्लैटिनम Cl2 NH3 what is the oxidation number of platinum? What is the oxidation number of platinum? करना कुछ नहीं है, जिसका निकालना उसको x मानिए, क्लोरीन का -2। अमीन पर चार्ज कितना होता है न्यूट्रल, अमीन पर चार्ज कितना होता है न्यूट्रल, तो ये कितना हो गया +0, टोटल चार्ज 0 है तो x = 2 आ गया ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ प्लैटिनम। उसी तरह से आप निकेल NiC2O3 whole 3 -4, find the coordination number of nickel, find the coordination number, कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है। तो ये क्या है ऑक्जेलेटो बाइडेंटेड है, तो 3 दूनी 6, 3 है 3 है और इस पर डेंसिटी का कितना होता है 2, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया 6, किसका सेंट्रल मेटल निकल का। ऑक्सीडेशन नंबर यदि निकालने के लिए पूछेगा तब क्या करेंगे, इसको x मान लेंगे। अच्छा चार्ज इस पे देखते हैं, ऑक्सीजन ऑक्सीजन 2 को रहता है, यही है ना, C डबल बॉन्ड O माइनस, C डबल बॉन्ड O माइनस, कितना चार्ज इस पे है -2, तो ये कितना हो गया 6 = -4, x = 6 -4, अभी तक 2 ही 2 आ रहा है सब में, डोंट वरी, ठीक है। उसी तरह से नेक्स्ट, इसलिए कराते जा रहा हूं कि सारा आपको कहीं पूछे तो कोई दिक्कत नहीं हो। NH3 whole 3 H2O whole 2, find the oxidation number of central metal। तो क्या करेंगे, इसको x मान लेंगे। अमीन का 0, वाटर का भी 0, न्यूट्रल होता है
तो 0 + 0 X इक्वल टू 0, ऑक्सीडेशन नंबर 0। उसी तरह से नेक्स्ट मिटा दो बेटे, 5-6 हैं, उसको प्रैक्टिस कर लीजिए कि किसी तरह का क्वेश्चन पूछे तो आप आराम से कर सकते हैं। अब ये सारे आप लोग कैलकुलेट कीजिएगा अभी जो दे रहा हूं। हाँ, पहला फर्स्ट FeNH3 होल 6 Cl3, ऑक्सीडेशन नंबर सारे में निकालना है। कोबाल्ट Cl NH3 होल 5 +2, यह इसी सब का हम लोग आईपीसी नेम भी पढ़ेंगे, तो पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकालना जरूरी है, तभी सेंट्रल मेटल के ब्रैकेट में लिखते हैं जो ऑक्सीडेशन नंबर आता है। थर्ड CO कोबाल्ट Cl NO2 NH3 होल 4 प्लस चार्ज प्लस। फोर्थ चार्ज पर ध्यान से रखिएगा नजर, प्लैटिनम NH3 होल 2 Cl NO2। फिफ्थ कोबाल्ट NH3 होल 6 Cl3। 6 नंबर प्लैटिनम NH3 होल 2 Cl NH2 CH3 Cl, इसको ध्यान से करने का है। और 8, 6, 7 CO NH3 होल 4 Cl NO2 Cl, सारे का निकालिए तो बेटे। तीसरा वाला सही है? क्या सही है? चार्ज उसे क्या कुछ भी दिया रहे, उसे कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत है। कोबाल्ट का ये -1, ये 0, हम जानते हैं ना तो कहाँ गड़बड़ की रही। ये NO2 है, NO2 का -1, ठीक है, और ये 0, तो 2 + 1 3, यही सब स्लाइटली मिस्टेक, जितने आसान क्वेश्चन में आप लोग गड़बड़ करते हो। पहला वाला में कितना हो गया? X मानिए, अमीन का 0, कोलिन 3 है 0, X इक्वल टू 3 आ गया, ठीक है। मिलाते चलो बेटे, यहां पर X कोलिन का -1, अमीन 0 इक्वल टू 2, X इक्वल टू 3। इस केस में चले कोबाल्ट X मान ले, कोलिन -1, NO2 -1, NH3 का 0 इक्वल टू 1, X इक्वल टू 3। यहां पर प्लैटिनम के लिए X कंसिडर करें, फिर अमीन है इसका 0, कोलिन का -1, ये -1 0, कहां पर 5? अमीन का 0 होता है ना, तो 0 × 5 0, लड्डू इंटू लड्डू, ठीक है, लड्डू ही मिलेगा। तो X इक्वल टू 2। अब लड्डू बूंदी का मिलेगा कि बेसन के मिलेगा, वो देखना पड़ेगा। चलो यहां आ जाए, ये फिर कोबाल्ट X, अमीन का 0, कोलिन का -3 0, X इक्वल टू 3। ये इसको देखें, कोबाल्ट को X, अमीन फिर 0, कोलिन -1, ये -1 0, X इक्वल टू 3। अब यहां पर क्यों मैं डबल मार्क किया हूं ये भी अब बता रहा हूं, इसको लिखना चालू कीजिए। अब प्लैटिनम का X मान लिए,
एमीन 0 0 लिख दिए। कोलिन है -1, इसको क्या कीजिएगा NH2CH3 को, NH2CH3 भी 0 क्यों होगा ये ध्यान से देखो। NH3 का 0 होता है, एक H हटा दिए, CH3 जोड़ दिए, तो ये कंपाउंड ही तो हुआ, तो इसका भी 0। समझ में आया बेटे कैसे 0 हो रहा है? हाँ, तो तब भी इसका क्यों, ये चार्ज की बात कर रहे हैं ना, चार्ज के केस में हम क्या देख रहे हैं, एक्चुअल चार्ज की बात कर रहे हैं। तो यहां पर क्या होगा, एमीन न्यूट्रल है, डेंसिटी की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, यहां पर चार्ज की बात हो रही है। तो चार्ज क्या हो गया, न्यूट्रल हो जाएगा ये भी, तो ये भी पूरा टर्म 0। तो यहां पर x इक्वल टू 1। तो इस तरह से ऑक्सीडेशन नंबर आपको सेंट्रल मेटल एटम का निकालना आना चाहिए। एक कर लेते हैं छोटा, जो कि थ्योरी टाइप से है। होमोलेप्टिक, जो शुरू में हम लोग कैरेक्टराइजेशन किए थे ना आपका इसका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का, तो होमोलिटिक कॉम्प्लेक्स और हेटेरोलिटिक कॉम्प्लेक्स वहां पे किए हुए थे, राइट। चाहे होमोलिटिक लिगेंड वहां पर थे, होमोलिटिक लिगेंड और हेटेरोलिटिक लिगेंड सेम टाइप का रहेगा तो होमोलिटिक, और डिफरेंट रहेगा तो हेटेरोलिटिक। तो यहाँ भी वही कॉन्सेप्ट है, हो सकता है कहीं अब पूछ दे डिफाइन करने के लिए। इसको मिटा दूं ऊपर से, इस चैप्टर का भी बहुत आउटसोर्सर से डिमांड आया है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से कंप्लीट का ये 27 को पेपर है, यानी आउट से यूट्यूब पर बहुत सारे बच्चे मैसेज किए हुए हैं, पर्सनली मैसेज, क्या व्हाट्सएप भी है, काइंडली सब प्लीज इसको आप बंद क्यों कर दिए। तो ये लेक्चर है सही में है, अच्छा है। चलो, एक होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, और दूसरा क्या है, हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। होमोलेप्टिक में क्या होगा, सारे लिगेंड जो होंगे सेम टाइप के होंगे, जैसे K4Fe2CN6। यहां पर देखिए तो लिगेंड सारे सेम है, तो ये किस तरह का कंपाउंड होगा, होमोलेप्टिक। किस तरह का होगा, होमोलेप्टिक हो जाएगा। जैसे और एग्जांपल, कोबाल्ट H2O6, यहां भी लिगेंड सेम है, ठीक है। तो होमोलिटिक मीन द कॉम्प्लेक्स in which the central metal, इसलिए लिखवा रहा हूं कि 2 कॉपी डिफाइन करने के लिए पूछ दे रहा है। दिस कॉम्प्लेक्स इन विच सेंट्रल मेटल एटम or is bounded with only one kind of ligand, एक ही तरह का लिगेंड होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। हेटेरोलिटिक में डिफरेंट रहेंगे, डिफिनेशन में सिर्फ क्या कर देंगे, इज बॉन्डेड विथ डिफरेंट काइंड ऑफ लिगेंड्स, वो क्या कहला जाएगा, हेटेरोलिटिक कॉम्प्लेक्स। जैसे फॉर एग्जांपल हेटेरोलिटिक का कोबाल्ट NH3 होल
5Cl +2 यहां पर देखो एक अमोनिया हो गया लिगेंड और दूसरा क्लोरीन। तो ये एग्जांपल हो गया हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। ठीक है बेटे, आज का असाइनमेंट क्या है, जितने लिगेंड्स हैं लिगेंड्स का डेंसिटी, आईपीएसी नेम, ये सब आज पक्का कर लेना है, तब कल हम लोग इसका आईपीएसी नेम लिख सकते हैं। क्या आज का पक्का है कि जो मैं चार्ट दिया था, टेबल दिया हूं ऑलरेडी, उसमें सारे लिगेंड का डेंसिटी बताया हूं, चार्ज भी बताया हूं, वो याद कर लेना है, उसका आईपीएसी नेम। यहीं पर रहने देते हैं।